नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन बच्चों के दोस्तों 5 और 7 मार्च को एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक जरूर बने रहिए और हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, अपनी तैयारी को एनालाइज करना है इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमेंट करिए आप दोस्तों। इस क्लास के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है। दोस्तों, जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला टॉपिक तो ये। ठीक है, तो 7वीं योजना में, 8वीं योजना में, 9वीं योजना में या 10वीं योजना में आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है। हर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं योजना में दोस्तों। किस योजना में करी गई है? 8वीं योजना में। अगर इसके गठन की बात कर लें दोस्तों, क्या इसके गठन की, ये इसका गठन कब हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे इसका गठन हुआ था 1993 में, यानी कि 1993 में। 1993 में दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका गठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक बने रहिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोलायत उत्सव, कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका पहला टॉपिक क्या हो गया कि पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा टॉपिक क्या हो गया, जो भी आपके उत्सव त्योहार हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। कमेंट करिए, कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके राजस्थान राज्य में, है ना। ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? जो राजस्थान राज्य में दोस्तों। और कौन कौन से राजस्थान राज्य में उत्सव मनाए जाते हैं उनका भी आप ध्यान रखिए। एक आप ध्यान रखिएगा, बूंदी उत्सव, बहुत ही फेमस है उत्सव, ये मनाया जाता है राजस्थान में, बूंदी उत्सव। और आप ध्यान रख सकते हैं और कौन सा उत्सव मनाया जाता है? और चंद्रभागा उत्सव, है ना। चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है और चंद्रभागा उत्सव भी होता है, चंद्रभागा उत्सव। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख और इंपॉर्टेंट उत्सव हैं आपके राजस्थान राज्य के दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, दो मैंने ये बता दिए और एक तीसरा ये कोलायत। ठीक है, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैथ्स का। ये क्वेश्चन दोस्तों आप इंपॉर्टेंट टिक कर लें। इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी की शिफ्टों में। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/7 हो जाती है दोस्तों, ही की जगह हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवर्ती की ब्याज दर कितनी है? कमेंट करिए। ये 64/60 दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, 64/27 ये ऐसा लिखा हुआ है ना। कमेंट करिए, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपको। ठीक है, अगर जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको ही नोटिफिकेशन सेंड करें। क्लास का टाइम दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, 8 PM पर क्लास आती है एक नए मॉडल पेपर के साथ और उसके अंदर आपको टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए, एक तरफ होता है हमारा प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, और एक तरफ होता है हमारा अमाउंट जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखिए, ये जो 27 होता है ना, ये आपके प्रिंसिपल है, और ये जो ऊपर जो 64 लिखा हुआ वो आपके मूलधन है, यानी कि अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पे 27 यानी किसका क्यूब है, ये 27 किसका वर्गमूल है, और यहाँ पे 64 किसका वर्गमूल है। देखिए, तो ये आपके साफ साफ दिख रहा है, ये आपके 3 का वर्गमूल है और ये आपके 4 का वर्गमूल है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। किसके ऊपर आ रहा है? 3 पे, तो 100 पे निकालिए, तो 100/3 आएगा। और 100/3 को हम क्या बोलते हैं? 33 सही 1/3%। क्या बोलते हैं? 100 बट्टा क्या निकालते? 33 सही 1/3% आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट है इस क्वेश्चन में, तो दोस्तों ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग यहां पर बेझिझक होके कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना है? अगर दोस्तों हरित क्रांति की बात कर दें तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, स्वामी एस नाथन को, है ना। स्वामीनाथन को मैं लिख देता हूं, जनक कहा जाता है स्वामी, यह वाह है ना, स्वामी एम एस नाथन को दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब आप लोग मुझे यह कमेंट करिए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए भाई, क्या राइट ऑप्शन होगा। और पहला ऑप्शन इसके लिए मैं देता हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। कमेंट करिए हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके लिए, तो आप लोग बताइए दोस्तों। और दोस्तों किस फसल को ज्यादा फायदा हुआ था हरित क्रांति से? तो आप ध्यान रखेंगे वो है गेहूं। गेहूं को सबसे ज्यादा फसल को मतलब फायदा हुआ था। और किस राज्य को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो पंजाब, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट करिए। तो आपके लिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये चौथी पंचवर्षीय योजना से है दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से? तो आप ध्यान रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपके प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से किसकी दोस्तों यहाँ पे किस दे रखा है, किसकी सिफारिश पर भारत रत्न दिया जाता है? राज्यपाल की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। देखो मैंने आपको पहला बताया था कि आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक तो वो हो गया जो आपको ज्यादा ध्यान देना उस पर, और दूसरा टॉपिक वो हो गया जैसे त्योहार उत्सव, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 टॉपिक वो हो गए। और तीसरी टॉपिक ये हो रहा है कि आपको जो भी पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार किसको दिया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। 3 टॉपिक ये हो गए आपके कवर, यहाँ पे इन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो बताइए किसकी सिफारिश पर भारत रत्न दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रपति कर देंगे, गलत हो जाएगा भाई। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सिफारिश किसकी होती है? वहां सिफारिश होती है प्रधानमंत्री की, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति टिक मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाँ 3 टॉपिक वो बताए थे, चौथा टॉपिक जनगणना है ना। तो 2000 की जनगणना है ना, वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ये आपकी एसएससी जीडी की शिफ्ट में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 टॉपिक हो गए। मैंने आपको पहला बताया था पंचवर्षीय योजना, उत्सव त्योहार। तीसरा टॉपिक बताया अभी हमने तीसरा टॉपिक कौन सा बताया कि आपको तीसरा टॉपिक बताया पुरस्कार अवार्ड, और चौथा टॉपिक जनगणना, ठीक है। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? 81.14%, 82.14%, 84.14% या 83.14%? कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे पुरुष की पूछे दोस्तों, आपको अभी पूछिए पुरुष की, तो आप पुरुष के लिए क्या जाने, पुरुष की दर है 82.14%। अगर यही महिला की जनगणना पूछ ले तो, महिला की पूछ ले तो क्या होगी? ध्यान रखिए महिलाओं की, अगर महिलाओं की दर पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे महिलाओं की रहेगी 65.46%। क्या रहेगी? 65.46%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी क्वेश्चन में पूछा है पुरुषों की तो 82.14%, लेकिन महिलाओं की पूछे तो 65.46%। ध्यान रखेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जोगिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों मैं आपको अंत में बताऊंगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसी साल सिलेक्शन लेना, वो अंत तक जरूर बने रहेंगे और देख कर जाएंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। बताइए जोगिया नृत्य बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश किस राज्य का प्रसिद्ध है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लें यहां पर। आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्यों से संबंधित बहुत बार पूछे जा रहे हैं। क्या राइट ऑप्शन रहेगा?
सभी बच्चे बताएंगे। जोगिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। तो ये आपके बिहार राज्य का है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी दोस्तों? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 में, 1930 में, 1928 में, 1935 में? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? सभी बच्चे बताएं। और दोस्तों भारत में वो प्रथम भारतीय महिला कौन सी जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला गया? ऑस्कर पुरस्कार भारत की प्रथम महिला, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए। भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला गया था, तो आप नाम ध्यान रखेंगे, भानु अथैया। क्या ध्यान रखेंगे? भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो भारत की पहली महिला थी जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला गया था, तो वो थी भानु अथैया। और कब दिया गया, कब, ये किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1929। ध्यान रखेंगे। क्या ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए? ए ऑप्शन, 1929 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी और भारत की प्रथम महिला जिसे ये ऑस्कर पुरस्कार मिला गया था, तो वो नाम है भानु अथैया। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट नहीं, डबल इंपोर्टेंट लगा लें और डबल स्टार, जितने भी स्टार लगाने लगा लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जामिनर एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो अभी एक शिफ्ट, हाल ही शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको कैसे करेंगे बताइए सभी बच्चे। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान 1 किग्रा का मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन करके 18% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कमेंट करिए। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए? कमेंट करिएगा। 47.5%, 25%, 42.5% या 30%? सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न के लिए। देखिए, एक तरफ तो होती है, मैं आपको सॉल्व कराता हूं, एक तरफ कॉस्ट प्राइस होती है और एक तरफ होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पर थोड़ा ज्यादा दूर लिख लिया, हम थोड़ा पास में लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए और स्पेस भी बच जाए, है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसा वैसा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18% लाभ पर बेचा जाता है। 18% यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी और 18% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 118 हो रहा है ना। अब वो यूं बोल रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 18 ग्राम वजन बेचता है, यानी कि बेच कितना रहा है? 1800, मतलब 1800 तो कॉस्ट थी, है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1800, मतलब कहने का मतलब यही हो रहा है ना, 800 रुपए की कॉस्ट थी और बेच कितने में रहा है? 1000 रुपए में, यानी कि 800 ग्राम के स्थान पर वो 1 किलोग्राम बेच रहा है ना। तो देखो 800 रुपए कॉस्ट थी, 1000 रुपए में बेच रहा है, तो अब आप कुछ वैल्यू टर्मिनेट कर लीजिएगा। टर्मिनेट हो रही है तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और कुछ कट रहा है क्या? तो देखो अब और कुछ तो कट नहीं रहा है, और देख लीजिए, और देख लीजिए, 1 जीरो से आप इस जीरो को काट दीजिए। अब 10 इनको गुणा के 10 अटे 80 और ये 118 है ना, 118, यहां पर ये 80 है। अब ये एक ही टेबल से काटिए, 2 की टेबल से इसको भी काटिए, ये जाएगा लगभग 40 बार, और ये 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 नंबर 18, यानी कि 40 रुपए की चीज 59 रुपए में बेची जा रही है भाई। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 40 रुपए की चीज 59 में बेच रही है गुरुजी, 19 का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। किसके ऊपर हो रहा है? 40 के ऊपर, तो 100 पे निकालिए, करिए, टर्मिनेट करिए वैल्यूज। देखिए 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 19 पंचे 95 बट्टा 2, 95 बट्टे 2 का मतलब 47, 2 चौके 8, यानी 2 चौके 8, 47.5% आएगा आंसर। कर लीजिएगा इसको डिवाइड। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, थंब इमोजी क्रिएट करिए। अगर नहीं आया तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोग कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चे को आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है?
पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की या उत्तराखंड की? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये आपके सामने 4 राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है कि किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के 5 और 7 मार्च को एग्जाम है, उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। इन्हीं में से क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं ये आशा करता हूं ये क्लास उन सभी बच्चों के, उन सभी स्टूडेंट्स में शेयर होनी चाहिए जिनके एग्जाम 5 तारीख और 7 तारीख को है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करेंगे सभी स्टूडेंट लाइक, और इस क्लास को शेयर करेंगे सभी मित्रों में। और चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ये आके नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। 67 से 70, 70 से 76, 76 से 85, यानी कोई ज्यादा खास नहीं हो रहा है, इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो आप सभी बच्चों को आना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन इजी है। तो देखिए यहां का गैप 3 का दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ का गैप गुरुजी कितने का दिख रहा है? 6 का, बिल्कुल सही बात है। यहाँ का गैप कितने का दिख रहा है? लगभग 9 का गैप दिख रहा है। तो देखिए आपको कुछ टेबल समझ में आ रही, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, यानी इसमें कितना प्लस होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो कर दीजिए 85 प्लस 12 करिए, कितना आ रहा है? 85 प्लस 12 करिए, कितना आ रहा है? 5 और 2 7, 8 और 1 9, 97। क्या आ रहा है? 97 किस ऑप्शन में गुरुजी? 97 सी ऑप्शन में। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टी बाल सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। एक तो ये टॉपिक हो गया है ना, आपको नृत्य दे दिया जाएगा और उसमें से उस नृत्य का कलाकार का नाम दिया होगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि वो कलाकार किस नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, भले आप पुरानी शिफ्टें देख लीजिए जो अभी आपके हाल में ही हुई है, उनमें देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या कथक? तो देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल का है दोस्तों। कथकली कहाँ की? केरल की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथक आपके यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आपको पता है एग्जाम में पूछा जाता है कि साधिर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? तो साधिर दोस्तों, ये जो साधिर है ना, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यही बहुत बार पूछा जाता है। ये भरतनाट्यम का प्राचीन नृत्य है। तो टी बाल सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे ये है भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब भरतनाट्यम नृत्य से कुछ प्रसिद्ध कलाकार है जिनके मैं नाम लिखवा देता हूं आप लोगों को। भरतनाट्यम लिखेंगे एक तरफ, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम लिखा आपने। ठीक है, इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है आपको ये एग्जाम में। तो पहले आप नाम ध्यान रखिए, फेमस नाम बता देता हूं आपको। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह ध्यान रखेंगे सबसे पहले। यामिनी कृष्ण मूर्ति ध्यान रखेंगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति ध्यान रखेंगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा आप ध्यान रख सकते हैं नीला सैमसन। क्या ध्यान रखेंगे? नीला सैमसन। ये 3-4 बहुत फेमस है, एक अरुंधति राय वो भी है, नीला सैमसन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके बी ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है? अंडमान निकोबार की, गुजरात की, तमिलनाडु की या फिर लक्षद्वीप की? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूं, जिन बच्चों के 5 और 7 मार्च का एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए जिन भी बच्चों के एग्जाम है 5 और 7 को, उन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए सभी स्टूडेंट के पास। आज ये 20वां मॉडल पेपर है, तो क्या जवाब जाएगा इसका? ए ऑप्शन जाएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो सबसे तटीय सीमा सबसे अधिक किसकी? अंडमान और निकोबार आइलैंड की। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13वां देखिए, पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लें। नानावती आयोग, मुखर्जी आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स।
क्या राइट ऑप्शन होगा? तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे भाई? योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसका दोस्तों गठन कब किया गया था तो आपको पता होना चाहिए। इसका गठन, इसका आप लोग गठन ध्यान रखेंगे। इसका गठन कब किया गया था गुरुजी? इसका गठन किया गया था अगर देखा जाए तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस घराने से? इंपॉर्टेंट है, आपकी शिफ्टों में पूछा गया, आप लोग प्रीवियस शिफ्ट देख सकते हैं। दिल्ली घराना, पटियाला घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना? कमेंट करिएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अगर दोस्तों जयपुर घराने की बात करें तो एक फेमस नाम ध्यान रखें, मल्लिका अर्जुन मंसूर, है ना? तो आप ध्यान रखेंगे मल्लिका अर्जुन मंसूर। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया, जयपुर घराने से इन्हीं का संबंध है। ठीक है, वहीं अगर आप दिल्ली घराने की बात कर लें तो आप ध्यान रखेंगे चांद खान उस्मान खान को, है ना? एक तो नाम ध्यान रखेंगे चांद खान और एक ध्यान रखेंगे उस्मान खान। क्या ध्यान रखेंगे? उस्मान खान। ये खान सभी दिल्ली घराने के हैं भाई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस घराने से है? तो आप ध्यान रखेंगे इनका संबंध है पटियाला घराने से भाई, पटियाला घराना। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया भाई? ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। उडुपी कृष्ण मंदिर मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। उडुपी कृष्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएं। तो ध्यान देंगे कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। ठीक है, यूपी की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही शानदार। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 19वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? भाई बहुत ही शानदार है। इन क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर दाएं बाएं हो रहे हैं ना, अगर लेफ्ट लेफ्ट अगर सेम सेम हुए तो वैल्यू घटेगी, राइट राइट सेम सेम हुए तो भी वैल्यू घटेगी, अगर लेफ्ट और राइट हुए तो वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, अगर राइट और लेफ्ट हुए तो वैल्यू क्या होगी? तो भी वैल्यू प्लस होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से, देखो बायां इधर होता है, बायां पक्ष इधर होता है और दायां पक्ष इधर होता है ना। हाँ, बाएं से 19वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर, यानी बायां दायां बोल रहा है। बायां दायां मतलब लेफ्ट राइट बोल रहा है ना, लेफ्ट राइट उल्टा उल्टा, और मतलब बायां दायां दोनों अपोजिट है ना, तो अपोजिट के लिए मैंने क्या बताया? प्लस होंगे। तो 19वां तो बाएं अक्षर से प्लस होगा और तीसरा आपके दाएं अक्षर से प्लस होगा। तो 19 और 3 कितने होते? 22 होते। और 22 सब कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से कहां से? 22, ये तो आपका राइट का है ना, तो लेफ्ट से आपको 22वां क्या होता है? लेफ्ट से 22वां सभी को पता वी होता है। क्या होता है? वी होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, तो आई थिंक सभी बच्चों ने किया होगा। इसी प्रकार से करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये सारणी ध्यान रखनी, ये टेबल। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब दोस्तों आपके जो दो तीन क्वेश्चन चलेंगे वो संविधान के चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। कमेंट करिए दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? कमेंट करिए सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? जल्दी से बताएं। तो वो अनुच्छेद है 5 से 11 दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? भाई क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से शेयर करें, और जो भी नए चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। मैं वापस बोल रहा हूं, जिन बच्चों के 5 मार्च और 7 मार्च को एग्जाम है उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। भाई जल्दी से इस क्लास को शेयर करिए उन सभी स्टूडेंट्स में जिनके 5 और 7 को एग्जाम है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और हूबहू देखने को मिलेंगे। इन्हीं पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो अभी क्वेश्चन के अंत में मैं आपको बताऊंगा किन किन टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग 85 अनुच्छेद 85 को देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखिए। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रावर्ताओं से, हिंदी भाषाओं से या राष्ट्रपति से? कमेंट करिए। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? सभी बच्चे ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है भाई। अनुच्छेद 12 आप ध्यान रखेंगे, ये आपके अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। 8, 12 और 32 का चतुर्थी अनुपात ज्ञात कीजिए। इस पे आप चाहे इंपोर्टेंट लगाएं चाहे जितने स्टार लगाने लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप अभी जो शिफ्ट हुई है आपकी SSHD की उनमें जाके देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। तीसरा अनुपात पूछ लेता है, चतुर्थी अनुपात पूछ लेता है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का डेरिवेशन में एक बार कर देता हूं, फिर आप आंसर दे दीजिए। 8, ये 12, ठीक है, और हमें चौथा अनुपात पूछा है और चौथे अनुपात को हम एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि बाहर बाहर क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर अंदर के दोनों मल्टीप्लाई इक्वल में रखने पड़ते। तो जो 8 x के बराबर है, बराबर यहां पर 12 आपके किससे बराबर है? 32 से बराबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट करनी है। देखो 8 चौक 32 है ना, यही है ना क्वेश्चन। 8 चौक 32, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है एक, है ना। तो हम सही करेंगे 8 चौक 32 और 12 चौक 48, यानी कि जो हमारा चौथा अनुपात है वो हमारा 48 आया है। तो ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और देना चाहिए था, नॉट, है ना, नॉट ऑप्शन और देना चाहिए था। तो ऑप्शन ए हमारा, चलो उसमें ऑप्शन ही नहीं है, बाकी नॉट सही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, देखिए अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग पंचवर्षीय योजना को पढ़िए बहुत बार, पंचवर्षीय योजना को रट लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपके ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़िए आप लोग। और दूसरा टॉपिक आप लोग पढ़िए 2011 की जनगणनाएं पढ़िए दोस्तों। 2011 की जनगणना बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना पढ़िए। और तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। 8 दे रखे उन सभी शास्त्रीय नृत्य को पढ़िए, उनके कलाकार पढ़िए, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, उनके कलाकार पढ़िए दोस्तों। कलाकारों के नाम दे देते हैं और आपको पूछ लिया जाता है कि यह कलाकार किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। चलिए चौथा टॉपिक देखिए, त्योहार और मंदिर पढ़िए आप लोग, त्योहार पढ़ लीजिए। इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे, त्योहार, उत्सव और मंदिर। ठीक है, इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 टॉपिक हो गए। और 5वां आप क्या ध्यान रख सकते हैं, त्योहार, मंदिर हो गए। और पुरस्कार से टॉपिक आ रहे बहुत सारे, पुरस्कार वाले क्वेश्चंस पढ़िए, पुरस्कार। और 6ठा टॉपिक जो बार बार और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अनुच्छेद, इसलिए मैंने आपको ब्लू पेन से लिखा, इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद पढ़िए कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, यहां पर लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप पूछो ही मत दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको आप रट कर जाइएगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करते, तो आपको PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। जिन बच्चों के 5 और 7 मार्च का एग्जाम है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है।
रामबाण साबित होने वाली है भाई। उनको ये मस्ट नीडेड क्लास है, देखना जरूर है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करिए क्लास कैसी लगी आप लोगों को। हमारा टाइम यही रहता है 8 PM पर दोस्तों, ठीक है। डेली इसी टाइम पर मिलेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।